नाज़रीन सलाम अलैकुम। प्रोग्राम इंतखाब में आपका मेज़बान अथर काज़मी आपका खैर मकदम करता है। नौजवान दोस्तों, ये प्रोग्राम ख़ास तौर से आपके लिए है। आपकी कैरियर में आने वाली उन दुश्वारियों के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम माहिरीन से ये गुफ्तगू जारी रखी जाए ताकि आपको कैरियर चुनने में जो सहूलियतें होती हैं वो हो जाएं और जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है वो दुश्वारियों को सामना ना करना पड़े। इसी टॉपिक पर आज हमारे साथ एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मौजूद हैं। हमारी मुराद है जनाब सैयद मोहम्मद मसूद अज़हर रिज़वी साहब से, जो कि यूनिटी लॉ डिग्री कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। और अगर उनके बारे में कहा जाए तो तमाम मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह से हैं कि जब गुफ्तगू जारी होगी तो पता चलेगा, क्योंकि आपने MSc एग्रीकल्चर में किया, फिर बैंकिंग सेक्टर में गए और मुख्तलिफ़ इदारों से होते हुए आज यूनिटी लॉ डिग्री कॉलेज में हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। मसूद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुफ्तगू का आगाज़ अगर हम आपसे करें कि आज मैं मसूद साहब से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो ये आगाज़, ये शुरुआत कैसे होती है इस आपकी ज़िंदगी की? जी, अब अगर आगाज़ और शुरुआत की बात करें, मेरे ख़्याल में चूँकि आपका ये प्रोग्राम ख़ास करके बच्चों के लिए है और बच्चों के ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ माना जाता है कि जब वो हाई स्कूल पास करके निकलते हैं उस वक्त से। तो अगर मैं उस वक्त को याद करूं, जब मैं हाई स्कूल पास करके निकला था तो मेरे वालिद एक लेक्चरर थे जो रिटायर हो चुके थे, और तब से उसके बाद मैं साइंस का स्टूडेंट था, बायोलॉजी स्ट्रीम से, और ख्वाब ये था कि डॉक्टर बनूंगा, जो आमतौर के ऊपर बहुत से बच्चों का होता है। मुझे लगता है कि बच्चे शायद सबसे पहले जिस पेशे से मुतारिफ़ होते हैं वो डॉक्टर का पेशा है। घर में डॉक्टर को आते हुए देखते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा, मेरे मामू भी डॉक्टर थे, तो वो डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगाए हुए आते हुए देखते हैं, लगता है कि बहुत मज़ीद पेशा है। चाहता था मैं डॉक्टर बनूंगा। मैंने 12वां जब पास किया तो फर्स्ट डिवीज़न तो मेरा आई, और उसके बाद उस ज़माने में असल में मैं बिहार में हुआ करता था, मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार में एक जगह, एक शहर है, मुज़फ़्फ़रपुर में हमारे वालिद RDS कॉलेज में थे। तो मैंने उसके बाद से कोशिश की कि MBBS में दाखिला हो जाए। MBBS के दाखिले में उस ज़माने में भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान होते थे। जिस ज़माने में MBBS में दाखिले की कोशिश कर रहा था, मेरे एक दोस्त थे जगन्नाथ यादव साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई, बहुत मुखलिस दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है और उसमें बायोलॉजी का ले रहे हैं, तो भर दिया जाए। तो मैंने शुरू में तो उनसे कह दिया कि नहीं, इसमें नहीं भरना है। बाद में जब मैंने गुफ्तगू की और लोगों से, तो कुछ लोगों ने, बल्कि हमारे एक दोस्त थे, हमारे बुज़ुर्ग कह सकते हैं, जो खुद उस ज़माने में डॉक्टरी के पढ़ रहे थे, वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में वो स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, तुम ज़रूर भरो उसको भी। अच्छा था, फिर हमने भर दिया वो फॉर्म भी। तो इत्तेफाकन MBBS में तो दाखिला नहीं हुआ और एग्रीकल्चर में उस बार ही दाखिला हो गया पहली बार में। और बहुत कम, ऐसा नहीं, मतलब इत्तेफाक की बात कि MBBS में नहीं हुआ, उसमें भी बहुत अच्छे बच्चे आए थे। वही बच्चे के जो MBBS में जाने वाले थे, उनमें से कुछ इधर आए थे। MBBS का रिज़ल्ट इनफैक्ट बाद में आया था, कुछ चले गए थे वापस, फिर MBBS की तरफ कुछ रह गए थे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही, उस ज़माने में ये बात है 1978 की, 1978 में सेमेस्टर सिस्टम आमतौर के ऊपर नहीं हुआ करते थे, लेकिन हम लोगों की यूनिवर्सिटी में, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, ओल्ड पूसा, तो वहाँ सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था, बल्कि सेमेस्टर भी नहीं, ट्रिमेस्टर सिस्टम। ट्रिमेस्टर यानी साल में 3 तिमाही होते थे, तिमाही इम्तिहान हुआ करते थे, और पूरी तरह से फुल्ली रेजिडेंशियल थी यूनिवर्सिटी, यानी ये ज़रूरी था कि हम सिर्फ हॉस्टल में रह के पढ़ें, घर से आने जाने की कोई इजाज़त नहीं थी। पहले सेमेस्टर में ही मुझे 4 आउट ऑफ 4 OGPA आ गया। 4 आउट ऑफ 4 का मतलब A ग्रेड कहलाया जाता है, जो मैक्सिमम अचीवेबल था। 80% के ऊपर 4 आता था एक में, तो 4 आउट ऑफ 4 आ गया। अब 4 आउट ऑफ 4 आया तो मुझे हिम्मत हो गई कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए है, और अब दोबारा खामखा। उसकी भी वजह है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरे वालिद रिटायर हो चुके थे, और उस ज़माने में पेंशन नहीं मिलती थी रिटायरीज़ को। तो एक बहुत छोटी सी कलील सी पूंजी थी, आप ये कह सकते हैं,
और उससे जो आमदनी होती थी बस उसके ऊपर मुनहसर थे, कोई और ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि जिससे कोई आमदनी होती हो। तो मुझे लगा, मैंने बहुत देर तक सोचा एक रोज़ रात को, मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए और इसमें रुकना चाहिए, मुझे यही करना चाहिए। मैं रुक गया साहब। उसके बाद से जब मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया तो उस वक्त तक ये वक्त है, इंदिरा गांधी जी जिस ज़माने में हुआ करती थी और बड़े ज़ोरों के ऊपर बैंकों में एग्रीकल्चर फाइनेंस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़ोर पड़ा था कि एग्रीकल्चर फाइनेंस बढ़ाया जाए। और कहा जाता है कि उस वक्त ये मैडम गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि भाई क्यों बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन क्यों नहीं देते, तो कहा गया कि शायद एक वजह जो बयान की गई वो ये वजह थी कि चूँकि बैंक में आमतौर के ऊपर कॉमर्स से पढ़े हुए स्टूडेंट्स जाते हैं और वो हेसिटेंट हैं, उनको डर लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर को देते हुए, एग्रीकल्चर से मानूस नहीं होते। तो अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, एक अलग महकमा, एक अलग शोबा बनाया जाए और उसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर्स लाए जाएं और उनको किया जाए तो वो शायद मुनासिब तौर पर समझ सकें कि एक काश्तकार की क्या ज़रूरतें होती हैं, तो वो उस हिसाब से दे सकें। तो उनका थोड़ा ज़ोर था कि नहीं, पहले आप, कई तरह के ज़ोर थे उस ज़माने में। एक तो यह था कि देहातों में ब्रांचें खोलें, और एक ताकीद ये थी कि आप एग्रीकल्चर स्टाफ रखेंगे तभी हम आपको आगे के लाइसेंस देंगे। तो उस ज़माने में बड़ी तेज़ी से फिर वैकेंसीज़ निकलनी शुरू हुई। और एमएससी मैंने, हालांकि मैं उसके बाद से फिर मेरे जहन में ये आया कि मैं एकेडमिक, ज़ाहिर है घर का माहौल था, तो मुझे लगता था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। और साइंटिस्ट बनने में भी मुझे प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स जो कि बिल्कुल प्योरली खालिस साइंटिफिक प्योर साइंस का सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स में मुझे बहुत दिलचस्पी हो गई थी। तो मैंने एमएससी जेनेटिक्स में एडमिशन लिया था। हाँ, एक बात और बताता चलूँ कि एमएससी जेनेटिक्स में एडमिशन जब मैंने लिया तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद से मैंने अपने वालिदैन से एक पैसा भी अपनी तालीम के सिलसिले में नहीं लिया। वो इस तरह कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की जूनियर रिसर्च फेलोशिप के इम्तिहान हुआ करते हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के इम्तिहान में मैंने जेनेटिक्स चूज़ किया था। मैं उस इम्तिहान में बैठा, उसमें मैं कामयाब हुआ, तो मेरी पूरा खर्चा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बेयर करती थी। और वो उस ज़माने में बिल्कुल, शायद नौजवानों के लिए मैं वो फिगर्स भी बता दूं तो यकीनन उनको मज़ा आएगा सुन करके। उस ज़माने में हमारे घर की कुल आमदनी 300 रुपये रह गई थी। वो क्यों? क्योंकि 36,000 रुपये कुल मिले थे वालिद साहब को हमारे ग्रेचुइटी के, और 36,000 रुपये बैंक में रख देने के ऊपर 10% उस ज़माने में रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो 3,600 रुपये सालाना का इंटरेस्ट बनता था। वो 300 रुपये महीने पड़ते थे। और वालिद साहब हमारे बहुत सख्त डिसिप्लिनेरियन थे, वो 300 के 300 निकालते थे, 301 रुपये नहीं निकलते थे। तो जब मुझे फेलोशिप मिली तो मेरी फेलोशिप थी 400 रुपये। तो मैं अकेले, जो घर की जो कुल आमदनी थी उससे ज़्यादा मेरे पास आने लगे, मैं बड़ा खुश था। और उस ज़माने में हॉस्टल में मैं रहता था, बहुत खुश मैं था, और मुझे लगता था कि, तो मैंने हुकूमत हिंद के ख़र्च के ऊपर, जिसके लिए मैं अपनी कौम का मुतशक्किर हूँ, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसे मुल्क में पैदा किया जहाँ ये मौक़े हासिल थे। तो मसूद साहब, अगर मैं यहाँ पे रुक के अगर एक सवाल करूँ आपसे। जी जी। अगर मुल्क की बात की आपने, जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क में हम हैं, और अगर पूरी दुनिया घूम के आ जाए तो यकीनन वो कहा जाए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कोई शक कभी नहीं। आपको ये लगा कि हाँ, कहीं कहीं बीच में हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई? देखिए, मैं इस बात के बारे में बहुत साफ अर्ज़ करूं कि जहां मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, और ख़ास करके हमारे मुल्क का बदकिस्मती से जो हमारे हालात बने पार्टीशन के बाद, उसके बाद जो आपस में गलतफहमियाँ पैदा हुई, तो उसमें अगर कोई एक दूसरे के बारे में गलतफहमी किसी तरह की रखता हो तो वो कोई अजीब व गरीब बात नहीं है। बल्कि एक वाक़या बताता हूँ आपको कि ये बड़ी आम तौर के ऊपर समझा जाता था, ऐसा समझा जाता है, लोग समझते हैं, मुसलमान बच्चे ख़ास करके हमने देखा कि बहुत गर्दन झुका के कहते हैं कि भाई हम तो अक़लियत में हैं, हमें यहाँ कौन पूछेगा वगैरह। तो ऐसे ज़रा सा कहीं साइकोलॉजिकल एक बात थी। हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जेनेटिक्स के हुआ करते थे, बहुत ही काबिल इंसान हैं, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। और ये भी बता दूँ, एक बार उन्होंने मुझे ख़त में बाद में लिखा था कि उन्हें फ़ख्र है कि वो रिज़वी के उस्ताद रहे हैं। तो उन्होंने, एक बार मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि सर क्या करें, मुल्क में हम लोग अक़लियत हैं, यहाँ हम कुछ भी कर लें तो ज़ाहिर है कि हमें बराबरी का दर्जा शायद ना मिले। मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बहुत ईमानदारी से एक बात बताना,
अगर यही आदाद शुमार उल्टे होते, यानी तुम 80% होते, दूसरे 18% होते, तो तुम क्या बहुत ईमानदाराना सलूक करते उनके साथ। तो मैं चुप हो गया। कहने लगे देखो तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, उसे गिरह में बांध के रख लो। ये बिल्कुल फितरी बात है कि जहाँ 4 लोग ज़्यादा होंगे तुम कम होगे, और वो 4 एक तरह के हों तुम दूसरी तरह के हो, चाहे वो कोई मुल्क हो, कोई सी जगह हो, तो वहाँ पर तुमको बिल्कुल बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो मुमकिन है कि तुम अगर 20 हो तो और तुम्हारे कंपटीशन में उनमें का 19 आ जाए तो वो उसको तुमसे आगे कर दें, मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन तुम क्यों ऐसा होने देते हो? तुम अपने को 40 बनाओ और यकीन जानो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि 19 को तुमसे ऊपर कर दे। तो तुम अपने को बना के देखो। और इस बात का इतना असर हुआ मेरे ऊपर कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्लाह के फजल से। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। अच्छा यही नहीं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू शायद नहीं बनना चाहिए, लेकिन बच्चों को बताने के लिए शायद ज़रूरी होती हैं फ़ख्र की, इफ्तिखार की बातें। कि लोग कहते थे, बहुत से लोग, इस बात को कि जो कुछ बच्चे पहचाने जाते थे यूनिवर्सिटी में, जिनको वाइस चांसलर से ले करके और सीनियर और जूनियर स्टूडेंट और नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यून तक सब पहचानते हो कि ये फ़लाँ हैं, तो वैसे पहचानते थे। और मतलब ये सुन के बड़ा एक अच्छा फ़ख्र का एहसास होता था। फिर वही बात, कोई अपने गुरूर की बात नहीं है, लेकिन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये एहसास कितना प्यारा होता है, और इस एहसास को अगर अपने अंदर पैदा कर लें तो शायद उनके आगे कोई रुकावट नहीं आएगी। और वो एहसास ये था कि अगर हम चले जा रहे हैं और हमारे पीछे नए आने वाले बच्चों की एक टोली जा रही है, तो अक्सर ये सरगोशी सुनने में आती थी। अच्छा, हमारे यहाँ सीनियर्स को सर कहते थे बच्चे, तो ये सुनने में आती थी, सरगोशी के सर को पहचानते हो? रिजवी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये एहसास आता था। तो नहीं, ये लफ्ज़ बहुत अहम रहेगा। रिजवी साहब, मैं एक बहुत अहम सवाल की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। जैसा कि ये प्रोग्राम है ख़ासतौर से नौजवानों के लिए, 12th के बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है कि अब इसके बाद क्या। तो आपकी जो मैंने पूरी चीज़ पढ़ी है अभी कि एग्रीकल्चर करने के बाद MSc, फिर आप बैंकिंग सेक्टर में आए, वहाँ से VRS लिया, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों के पास एकेडमिक में आए, इस वक्त पढ़ा भी रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो बच्चों के लिए आप ये बताना चाह रहे हो कि नहीं, जब भी कोई काम करो एक रुख पे देखो और उस रुख पर जाने के लिए उसको हिट करो, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। वो कौन सा ऐसा मंत्र है? वो मंत्र मैं, जिसको आप कह सकते हैं, मैं फिर आपके सवाल के ऊपर एक और वाक़या, 2 वाक़ये याद आ गए, और मैं वो दोनों वाक़ये आपको बता देता हूँ अपने बच्चों के लिए। पहला वाक़या कि जब उस ज़माने में जब मैं MSc कर रहा था, और चूँकि जेनेटिक्स आप जानते हैं, मैंने बताया बिल्कुल प्योर साइंस का सब्जेक्ट है, और उस ज़माने में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बिल्कुल अपनी इन्फेंसी में, बच्चा जिसको कहते हैं, था वो साइंस नया नया था। और उस ज़माने में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मेरी दिलचस्पी थी, तो बड़ी बात थी, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था बुनियादी तौर पर। और मेरे वालिद भी चाहते थे, वालिदैन, कि मैं एकेडमिक कैरियर परसू करूं और MSc करने के बाद से PhD करूं, और PhD करने के बाद, लेकिन हुआ क्या कि चूँकि जल्दी अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुए थे पिछले 2-4 सालों से साइंटिस्ट के वहाँ बिहार में। बाकी दुनिया में तो हर जगह होते ही थे, लेकिन हम अपनी ही बस वो कुएँ का वो जो है उसके अंदर थोड़ा देखते थे। और चूँकि बैंकिंग में, जैसा मैंने शायद अभी आपको बताया, तो बैंकिंग में चूँकि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हो रहे थे, तो मैंने वहाँ भरने के बारे में कहा, और उसके बाद हमने अब्बा से मशवरा किया कि मैं 2 बातें हैं, मैं BSRB की भी तैयारी करूं, यानी ज़ाहिर है BSRB के लिए अगर मैं देखता तो वो दूसरी चीज़ें, और जनरल एग्रीकल्चर के सवाल आते थे, और जेनेटिक्स पर जिस पोजीशन पर मैं था, जेनेटिक्स पर कंसंट्रेट करने के लिए जेनेटिक्स में डूब जाना होता था, तो मैं वो करूँ या वो करूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था, एक लफ्ज़ इसका हर बच्चे के लिए मैं कहूँगा कि यक गिर उस्तवार गिर, और ये कहना मैंने उनका नहीं माना था, और इसके नतीजे में मैं बहुत दूर भटकने के बाद अल्लाह के फजल से काफ़ी हद तक करीब वापस आ गया हूँ अपनी मंजिल के। तो उन्होंने कहा था कि यक गिर उस्तवार गिर, तुम कतई उसकी तरफ, बैंकिंग की तरफ मत देखो। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं जो आजकल जनरल मैनेजर हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सैफुर रहमान साहब, तो उन्होंने एक दिन हमें बहुत, और ये एक तरह उन्होंने बहुत समझाया हमें कि नहीं तुम ये भी भरते चलो और बाद में चले आओगे वापस। तो हमने BSRB के पर्चे के लिए भी दरखास्तें दी, और बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के पहले ही इम्तिहान में मैं सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होके एक तरह से बड़ी खुशी की बात थी,
वो खुशी की बात ये थी कि नौकरी बहुत अच्छी नौकरी उस ज़माने में अभी आज भी मानी जाती है। शायद प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी शायद आज भी बहुत अच्छी मानी जाती है। वो बहुत लोगों के लिए ड्रीम की नौकरी है, वो ख्वाबों की मंजिल है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए। आज भी है शायद, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एक वाक़या, इससे पहले एक वाक़या और सुनाता चलूँ जी। वो यूँ है कि जिस वक्त हमारा एडमिशन हुआ था एग्रीकल्चर में, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से फुल्ली रेजिडेंशियल थी, तो हम लोगों को वहीं रहना होता था हॉस्टल में, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, वहीं सोते। तो जब उस ज़माने में हमारे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डॉक्टर डीपी सिंह साहब, बहुत मशहूर शख्सियत जो उस ज़माने के हालात को जानते हैं, बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत काबिल शख्स। तो उनकी ख़ास एक ख़ासियत ये थी कि वो चाहते थे कि जैसे ही एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर के बच्चों का, तो वो बच्चों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पहला लेक्चर वो खुद लिया करते थे। वेरी गुड। और ये भी बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है आज के इस माहौल में कि जब बड़े तरह तरह की गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं कि हम वो मुसलमान हैं और ये हैं और वो हैं और उस वजह से नहीं हो रहा है। जब हमारा एडमिशन हुआ और पहली बार जब प्रोफेसर डीपी सिंह साहब हम लोगों को मुखातिब कर रहे थे, तो उन्होंने ख़ास करके बच्चों के डिसिप्लिन के सिलसिले में अपना वाक़या बताते हुए उन्होंने बताया कि मौलवी फ़खरुद्दीन साहब उनको पढ़ाया करते थे उनके घर पर रह करके। उन्होंने कहा वो बड़े सख्त उस्ताद थे और ये उनकी सख्ती का नतीजा है कि डीपी सिंह है। तो ये उन्होंने कहा था एक बार। खैर, ये मैं शायद थोड़ा अपने मौजू से हट गया। जब उन्होंने ये गुफ्तगू की और उसके बाद से लेक्चर ले लिया, और लेक्चर लेने के बाद वो हर बार ये पूछते थे, और हम लोग से भी उन्होंने पूछा कि अगर किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर हमसे पूछे। तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अच्छा, शायद मैंने आपको बताया कि मेडिकल की असल में तैयारी मैं कर रहा था, और मेडिकल की तैयारी करते करते मैं एग्रीकल्चर में आ गया था। तो जाहिर है कि एक कंपैरिजन था कि वहाँ तो डॉक्टर बनते, यहाँ क्या बनेंगे, बहुत ज़्यादा, चूँकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट वहाँ नहीं, बिहार में नहीं प्रोड्यूस होते थे, वहाँ टेक्निकल एजुकेशन माना जाता है इसको। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हम जानते नहीं थे कि क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर, एग्रीकल्चर हम पढ़ तो रहे हैं, और उस ज़माने में जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप से मेरी मुराद ये थी कि पढ़ के निकलने के बाद हम करेंगे क्या बनेंगे। तो मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, बेटे आपका नाम क्या है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, वगैरह ये सब पूछने के बाद उन्होंने कहा कि एक बात बता रहा हूँ, इसको हमेशा जहन नशीन कर लीजिएगा कि स्कोप लियाकत का होता है, किसी सब्जेक्ट का नहीं होता है। आप जहाँ भी जाएं नंबर 1 हों, आप नंबर 1 होंगे, आपको हर शख्स पूछेगा। अगर आप मीडियोकर रहना चाहते हैं तो आपका किसी लाइन में कोई गुज़र नहीं है। तो आप हमेशा, और शायद जिन असातिज़ा की कही हुई छोटी छोटी बातें ज़िंदगी को बदलती हैं, उनमें से ज़ाहिर है इतने दिनों बाद मैं आपको ये बात 1978 की बात है, मैं आपको आज सुना रहा हूँ, तो मेरे जहन में किस तरह बैठी हुई है आप समझ सकते हैं। तो तब से मैंने ये सीख लिया कि हमेशा टॉप फ्लायर नंबर 1 बनने की कोशिश करना है। जिस भी जगह जाओ वहाँ 2 नंबर 3 नंबर में पूरी भीड़ होती है, वहाँ होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दौड़ जो है वो उसमें फर्स्ट आना है, दौड़ में फर्स्ट आने की अपनी पूरी कोशिश करनी है, बाकी अल्लाह मदद करता है, उसमें फर्स्ट आने की कोशिश करनी है। और एक इम्तियाज़ी हैसियत बनानी है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक इम्तियाज़ी हैसियत के पहचाने जाओ जहाँ हो कि ये एक अलग शख्सियत है, बाकी से अलग, स्टैंडिंग आउट। उस साहब, अगर हम ये पूछें कि इन तमाम चीज़ों में आजकल वालिदैन, ख़ास तौर से ये सवाल अक्सर मैं करता भी हूँ कि वालिदैन के ऊपर का प्रेशर होता है बच्चों के लिए कि बच्चा को ये बनना है, या तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है। तो ये कितना मौजू के हिसाब से कितना बेहतर है, या वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कतई नहीं होना चाहिए इस सिलसिले में कोई प्रेशर कि बच्चे को क्या बनना है। मैंने अपनी मिसाल आपको बताई थी, और उस सिलसिले में मेरा रुझान क्या है जी। ये मेरे वालिद ने ज़्यादा सही आंका था कि आप देख रहे हैं, मैं सब छोड़ के फिर एकेडमिक्स में चला ही आया वापस, तो वो ज़्यादा सही उन्होंने आंका था। तो ये देखना चाहिए कि बच्चे का असल रुझान क्या है। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं कहा था कि तुम डॉक्टरेट करो या
तुम इस तरफ रहो या तुम एकेडमिक्स के लिए जाने की कोशिश करो, ना कि बैंक में जाने की, जो मुझे छोड़ दिया मैंने अपनी खुशी अब से। सब बहुत ख़ास मौजू की तरफ कि आपने एग्रीकल्चर से एमएससी किया हुआ है जी, फिर आपने एकेडमिक में अभी इस वक्त पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स और तो फाइनेंशियल जी सेक्टर जी में जी भी हैं। जी। एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम पर्टिकुलर सवाल करें तो आज के इस दौर में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट कितना अच्छा है और बेहतर है जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके और कैरियर को बनाने के हिसाब से? फिर मैं वही डॉक्टर डीपी सिंह वाला जवाब आपको दूंगा अगर आप ये सवाल करेंगे तो, कि ये कितना अच्छा है कि अगर आप नंबर 1 बन सकते हैं तो कीजिए, लेकिन आप एग्रीकल्चर पढ़ने तब जाइए जब आपको एग्रीकल्चर से वाकई कोई दिलचस्पी हो, या आपको, और अगर एग्रीकल्चर में जाना है तो एग्रीकल्चर चूँकि साइंटिफिक अब बहुत ज़्यादा होता चला गया है, तो बजाय उसके आप बायोटेक्नोलॉजी में जाइए। आप बायोटेक्नोलॉजी में जाइए और बायोटेक्नोलॉजी में आप स्पेशलाइज करके आइए तो काफ़ी लंबी चौड़ी आपकी जगह होगी। दोनों तरह से, चाहे वो एकेडमिक में जाना चाहे, चाहे एकेडमिक में जाना चाहें, चाहे आप मेडिसिन में जाना चाहें, चाहे आप रिसर्च में, चाहे आप फार्मेसी में जाना चाहें, तो ये कई स्कोप जो जब आप ऊपर जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी में तो फिर आपके सामने होंगे कि आप किधर जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सनराइज इंडस्ट्रीज़ जितनी हैं, जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी में मीडियोकर्स का कतई गुजारा नहीं। बायोटेक्नोलॉजी में है तो तभी जाना है, तो तभी जाइए जब आप वाकई बायोटेक्नोलॉजी से मोहब्बत करते हैं। और कर पाएंगे या नहीं ये आपको इससे पता चल जाएगा कि अगर आपने अपने साइंस के सब्जेक्ट में मसलन अगर वाटसन एंड क्रिक का आपने स्ट्रक्चर डीएनए का देखा है और वो आपको अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर देता है, तब तो आप उधर जाइए। यानी मुझे याद है कि जब जिस ज़माने में पढ़ता था तो जब मैंने पहली बार, अच्छा मजहबी भी मैं अल्लाह के फजल से और अपने वालिदैन के करम से मैं रहा हूँ, तो उसका मुझे याद है ये बात, मैं शायद ये बात मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए थी लेकिन शेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की बात है कि जब पहली बार मैंने प्रोटीन सिंथेसिस, किस तरह से राइबोसोम में आरएनए, मैसेंजर आरएनए जाता है और ट्रांसफ़र आरएनए किस तरह से एक एक टुकड़ा एमिनो एसिड्स का लेके आता है और एक प्रोटीन बनता है, किस तरह में, जैसे ही जब मैंने उसको क्लास में पढ़ के आया, फिर उस ज़माने में एक किताब हुआ करती थी स्ट्रिक बर्जर की जेनेटिक्स, अमेरिकन, हमारी लाइब्रेरी में बड़ी अच्छी थी, तो उससे जब मैंने पढ़ा और मेरे जैसे ही पूरी समझ में आया, कसमन बता रहा हूँ आपसे, मैं सिंगल सीटेड रूम में रहता था, मैं फ़ौरन सजदे में गया, मैंने कहा उस वक्त कि अल्लाह जो अहसनल खालिकीन है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, उससे बेहतर कोई नहीं। तबारकल्लाहु अहसनल खालिकीन बुनियादी तौर के ऊपर मेरे जहन में उस वक्त यह तबारकल्लाहु अहसनल खालिकीन, और मैंने तबारकल्लाहु अहसनल खालिकीन कहा था, तो ये दोनों चीज़ें उसके साथ साथ मेरी मोहब्बत उससे बढ़ती चली गई। तो उसके उस कॉम्प्लिकेटेड मेकैनिज़्म से, जो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है आजकल तो छोटे बच्चे जानते हैं, हमारे ज़माने में जब हम ग्रेजुएशन में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और जेनेटिक्स, जब हम स्पेशलाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग की तरफ जा रहे थे तो हमें उतनी पढ़ाई गई थी, तो अब तो जानते हैं। तो यही, अगर आपके जहन में ऐसी मोहब्बत जेनेटिक्स से पैदा हो जाती है तो जाइए, लेकिन फिर एक बात और, उसके साथ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी होता है। अगर आपके हालात, अगर आपके फाइनेंशियल हालात इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप उधर जाके आगे तक जा सकते हैं, तब तो जाइए, वरना ना जाइए। एक बात और बताता चलूँ, उस ज़माने में जैसा मैंने कहा, मुझे ये लगता था कि साइंस और जेनेटिक्स ही एक इल्म है, और ख़ास करके बैंक में जाने के बाद भी और दूसरी चीज़ों को हम समझते थे, आर्ट्स पढ़ते हैं, छी, कॉमर्स, ये भी कोई पढ़ने की चीज़ है। लेकिन बाद में पता चला कि ह्यूमैनिटीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स बेइंतहा दिलचस्प सब्जेक्ट है, अगर आप उससे भी मोहब्बत कर सकते हैं तो पहले ये तय कीजिए कि आपको अच्छा क्या लगता है वाकई। वो इस वजह से नहीं कि डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगाए हुए, और या अगर ऑप्थेल्मोलॉजी करते हैं तो आपको बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई पड़ती हैं जिससे वो देख रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत लगते हैं, इस वजह से नहीं, इस वजह से कि आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तब तो ठीक है, और वरना अगर सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो, वरना सब्जेक्ट से इश्क है तब तो वो वाला सब्जेक्ट चुनिए, और वो चुनने के लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स मसलन, बाद में मैंने बताया नहीं कि आपने शायद पूछा भी अभी नहीं कि मैंने फिर ये एग्रीकल्चर और जेनेटिक्स पढ़ के मैं इकोनॉमिक्स काहे को पढ़ाने लगा। मैं अगले सवाल की तरफ आ रहा था। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मैंने यकीनन वो बैंक में मैंने सीखी ट्रेनिंग में अपने,
उसके बाद से उसकी कॉम्प्लिकेसीज, फॉर एग्जांपल बैंकिंग के जो कॉम्प्लिकेसीज हैं वो इतनी बारीक हैं कि बहुत सी बातों पर हम बात करते हैं ना, मसलन बात करते हैं गुर्बत क्यों है, इतनी गुर्बत क्यों है जो हर शख्स को ज़ाती तौर के ऊपर जिसका जायका महसूस होता है कि गुर्बत क्यों है, दौलत क्यों बराबर से तकसीम नहीं है, उसके लिए क्या चीज़ें, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आमतौर पे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं समझ सकते हैं। तो कुछ तो बैंकिंग में सीखा, और बैंकिंग के बाद से बैंक छोड़ने के बाद VRS लेने के बाद मैंने MBA किया, और जब मैंने MBA किया और फाइनेंस में मैंने जॉब छोड़ने के बाद जी जॉब छोड़ने के बाद किया। ऑफ कोर्स वो बड़ा आसान मुझे इसलिए पड़ा कि मैं फाइनेंस ही प्रैक्टिस करके आया था, तो बहुत सी चीज़ें मुझे बहुत आसान पड़ी, लेकिन थ्योरी यकीनन पढ़ने के बाद पता चल गया कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरा मसला। तो मैं फ़िलहाल अपने यहाँ के लखनऊ के बच्चों की अगर आप बात करें तो मैं यकीनन उनसे कहूँगा कि अगर आप दोनों तरह से एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो, नहीं दो तरह से बता दूँ, अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं और आपके पास वसाइल कम हैं तो शायद आप फ़िलहाल M.Com कीजिए, M.Com करके UGC नेट और PhD कीजिए। आखिर में रजू साहब मैं गुजारिश ये कि एक ऐसा मैसेज जो बच्चों के, आपके लफ्ज़ों में बच्चों के दिलों में रासिख हो जाए और गोया वो लफ्ज़ उनके कैरियर के लिए एक मिशाल राह भी बन जाए। इकबाल का एक शेर सुना दो। जी बिस्मिल्लाह। हज़ार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे, हज़ार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे, खुदी में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बच्चों को इसका मतलब बताना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर उसको दो तीन मिनट आपके पास है तो। जी। हज़रत मूसा का जिक्र किया है अल्लामा इकबाल ने कि जिस तरह से उनके असा से दरियाए नील में रास्ते बन गए थे, तो वो इस वजह से बने थे कि हज़ार मुश्किलों के बावजूद हज़रत मूसा अपने रास्ते से नहीं हटे थे, जो अल्लाह का दिया हुआ मैसेज जो उनको था और जिस रास्ते पर उनको चलना था उस रास्ते से वो कभी नहीं हटे। तो वो कहते हैं कि अगर वैसे ही खुद ही तुम्हारी भी हो, तुमको भी रासिख एतमाद हो अपने ऊपर और अल्लाह के ऊपर, दो पर एतमाद होना चाहिए, अल्लाह पर पहले और फिर खुद के ऊपर, कि अल्लाह नहीं साथ छोड़ता और किसी के ऊपर कोई ऐसा नहीं होता, मुश्किलें सामने आती हैं, बादल उमड़ते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि हम नहीं जा पाएंगे, मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो अगर ऐसा कर सको तो तुम्हारे भी हर रास्ते में आने वाले पत्थर से हज़ार जगह चश्मे फूटेंगे, और आब ज़मज़म की तरह जैसे हज़रत इस्माइल के कदमों से अगर हम देखें तो निकले थे वैसे निकलेंगे। तो कभी भी दिल नहीं छोटा करना चाहिए, अपनी जगह बनाइए, अपना मकसद चुनिए कि आपको क्या बनना है। जो लोग मेरे पास आना चाहते हैं आ सकते हैं, मैं ज़रूर उनके ज़ाती तौर के ऊपर देख करके जो होगा वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, मैं यूनिटी डिग्री कॉलेज में मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। मैं 9 बजे से 2 बजे तक मिलता हूँ वहाँ ट्रस्ट ऑफिस में। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम इंतखाब, बेहतरीन गुफ्तगू, और शायद इस बात का पूरा एतमाद भी मुझे है कि आप इन तमाम लफ्ज़ों से अपने लिए कैरियर की उन मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। ये थे जनाब मसूद रिजवी साहब, हम बेहद शुक्रगुजार भी हैं उनके, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों, फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे तमाम एपिसोड देखिए, ताकि उन तमाम अफराद से गुफ्तगू जारी रहेगी जिस पे उन्होंने जिन लोगों ने अपने कैरियर को इस मुकाम तक पहुंचाया है जो आज हमारे लिए भी मिशले राह हैं। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।